हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि श्री एकेडमी। और मैं हूं राहुल शर्मा। मैं आपके साथ फ्रेंड्स एथिक्स पेपर 4 जो मेंस का टॉपिक है उसमें केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जैसे आपने पहले भी मेरी 5 लेक्चर्स में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, केस स्टडीज़ एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फ्रेंड्स आज हम केस स्टडी 6 डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या चीज़ है? There is a slum which the government has decided to relocate with proper housing facility. In this regard, the government has initiated a housing development program. The slum dwellers were allotted houses. When the time came for shifting them, the people in the area protested that some members of minority community should not be given the houses as they are bad elements. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सामने एक केस दिया गया है। ठीक है जी, इसमें क्या चीज़ है? स्लम इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑब्वियस है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो इन्वॉल्व है, और उसके बाद है एक हाउसिंग फैसिलिटी। ऑब्वियस है, जो स्लम में पीपल रह रहे हैं उनके लिए एक हाउसिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। और जैसा कि हमें मालूम है कि वेरियस हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे अगर हम विलेज लेवल में लगाएं तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, और हर घर को छत देना बाय 2022, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जा रही हैं। ठीक है जी। और उसके बाद है स्लम डिवेलपर्स वर अलॉटेड हाउसेज। और उसके बाद जब उनको शिफ्ट करने का टाइम आया तो जो उस जगह पे मीन्स द पीपल इन द एरिया जहाँ पे उनकी वो सोसाइटी बनाई गई है स्लम्स वाले लोगों के लिए, वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं या फिर उस सोसाइटी के आस पास रह रहे होंगे, कोई और सोसाइटी होगी या घर होंगे, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ एक लोग जो ये स्लम से आ रहे हैं वहाँ उनमें से कुछ एक मिनॉरिटी कम्युनिटी से हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बैड एलिमेंट्स में फ्रेंड्स ये चीज़ है कि यानी कि हो सकता है वो बैड सोसाइटी से बिलोंग करते हों, या फिर वो चोरी वगैरह का कुछ थीफ वाला प्रोफेशन हो उनका, या फिर कुछ अलग ही गलत सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हों या गलत सोसाइटी में इन्वॉल्व हों। तो ये चीज़ होगी बैड एलिमेंट्स में जो बोला गया। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप केस स्टडी को आप एटलीस्ट 2 बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी और आपके एक माइंड में एक तरह की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने इस चीज़ में करना क्या है और लिखना क्या है। ठीक है जी। जैसे हम बैड एलिमेंट्स, और इन्होंने सिर्फ ये बोला कि वो मिनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं तो वो बैड एलिमेंट्स है। ये एक तरह का परसेप्शन है फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि बैड एलिमेंट्स तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे तो टैग लग गया कि आप बैड एलिमेंट्स ही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बैड एलिमेंट्स तो अपर मिडिल क्लास किसी भी क्लास में हो सकते हैं, किसी भी सोसाइटी में हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। तो हम ये एक टैग नहीं लगा सकते बैड एलिमेंट्स वाला कि वो मिनॉरिटी कम्युनिटी से है तो वो बैड एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी 2 क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है, यूर ऑफिसर ऑथोराइज फॉर एलोकेटिंग द हाउसेज। ठीक है जी। व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन? सेकंड, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू? इवेल्युएट देम एंड गिव द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगेन फ्रेंड्स, अगर हमसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मांगा गया हो तो हम बिल्कुल लास्ट में एंड में हम अपना आंसर लिखेंगे या अपना ओपिनियन देंगे विद वैलिड रीजन। तो ठीक है फ्रेंड्स, यूर ऑफिसर ऑथराइज्ड। ठीक है, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए जी। हाँ जी, यू आर द ऑफिसर ऑथराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ऑफिसर ऑथराइज का मतलब ये नहीं है कि आप डीसी या डीएम हो। ऑफिसर ऑथराइज कोई भी हो सकता है। कोई लोकल एरिया पे वहाँ पे जो पर्सन को अपॉइंट किया गया है वो भी ऑफिसर हो सकता है। कोई सब डिविजनल ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए डीसी डीएम या फिर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। जस्ट सिंपल, इवन कि तहसीलदार तक ही भी पर्सन हो सकता है जो ऑफिसर रहेगा वहाँ पर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यहाँ पर। तो व्हाट यू एज एन ऑफिसर कैन डू, ये फ्रेंड्स मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ जी।
एज एन ऑफिसर आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? सिचुएशन क्या है कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप जो स्लम से शिफ्ट कर रहे हो लोगों को इस सोसाइटी में, या फिर जो नई सोसाइटी उनके लिए बनाई गई है हाउसिंग सोसाइटी, तो वो बैड एलिमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो? ट्राई टू कन्विंस द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया। बिल्कुल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहती है वो चीज़ यही होती है कि हम कन्विंस करें किसी पर्सन को, चाहे हमारे बड़े हों। मन जस्ट अ लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो अगर कोई हमें चीज़ चाहिए या फिर हम किसी बात पे अगर हम सहमति नहीं बना पा रहे, तो हम करते क्या हैं? हम अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स हम दूसरे पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये जो तू सोच रहा है ये गलत है, और ये देख ऐसे मैं तुझे पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से तू कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ रहेगी जैसे कि हम ट्राई टू कन्विंस द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया। इसमें हम जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन स्लम डिवेलपर्स के अगेंस्ट, तो हम उनको बोलेंगे कि बैड एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ये स्लम शहर हैं तो ये सारे के सारे बैड एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, हाँ कुछ एक हो सकते हैं, तो उनको देखने के लिए आपके पास पुलिस है, आपके पास हम ये गवर्नमेंट का सारा स्ट्रक्चर बैठा है। आप उनको कंप्लेन कीजिएगा अगर किसी तरह की दिक्कत आएगी तो। ठीक है, तो आप ऐसे ट्राई करना चाहोगे, मीन्स कन्विंस करना चाहोगे लोकल पीपल को कि आप बेवजह एलिगेशन मत लगाइए। ठीक है, तो आप कन्विंस करिए उनको। फर्स्ट आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा। सेकंड फ्रेंड्स ये होगा कि ट्राई टू नो व्हाई दे थिंक अबाउट दैट कम्युनिटी। बिल्कुल, वो जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मीन उन्होंने तो टैग ही लगाया है ना कि वो बैड एलिमेंट्स हैं। ज़रूरी तो नहीं है मिनॉरिटी कम्युनिटी वाले बैड एलिमेंट्स ही होंगे, वो तो किसी भी सोसाइटी में मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें। डू दे हैविंग एनी वैलिड रीजंस और हाइपोथेटिकली डूइंग सच एक्ट्स? क्या उनके पास इस प्रोटेस्ट का कोई वैलिड रीज़न है या नहीं है, या फिर वो हाइपोथेटिकली मीन्स बस उनका दिल करा और वो शुरू हो गया प्रोटेस्ट करने के लिए? बल्कि ऐसे लोगों को हम बैड एलिमेंट्स बोलना चाहेंगे। ठीक है जी, हाँ अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न होगा तो एज एन ऑफिसर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस वैलिड रीज़न को पूरी अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करो, और अगर सच में कोई वो वैलिड रीज़न है तो आप इस चीज़ को अपॉइंटिंग, आप अपने सीनियर्स को उस बारे में बताओगे, रीज़न के बारे में बताओ कि सर ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम इन पीपल ये इसीलिए ये वो वाले उस एरिया के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इनको वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद है इज़ देयर एनी काइंड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट लाइक कास्ट पॉलिटिक्स एक्सेट्रा? वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रेंड्स, देखिए जैसे कास्ट पॉलिटिक्स वाला मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, पॉलिटिशियंस तो माइलेज लेते हैं। ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेल कर, और जैसे कोई अगर मिनॉरिटी कम्युनिटी वाला हो, कोई वहाँ पे लोकल नेता होगा, तो ऑब्वियस है वो मिनॉरिटी लोगों, जो मिनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं लोग, उनको उनको सपोर्ट करेगा, उनके फेवर में खड़ा होगा। और जो दूसरी कम्युनिटी से होंगे लोग, ठीक है, उनका कोई नेता कोई और होगा और वो वहाँ पर आके उनके लिए प्रोटेस्ट करेगा। तो वो तो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। इसलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का शायद हो सकता है इसमें कोई चक्कर हो, या फिर वहाँ पे जो लोकल एरिया में कोई छोटे लेवल का भी बंदा हो, वो सोच रहा हो कि यार मैं इस कम्युनिटी के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। उसके हो सकता है उसके फ्यूचर पॉलिटिक्स में जाने के प्लान्स हो। ये चीज़ हो सकती है वेस्टेड इंटरेस्ट में। और वेस्टेड इंटरेस्ट में फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने आदर्श सोसाइटी जो मुंबई में थी उसके अगर स्कैम के बारे में अगर आपने सुना हुआ हो, तो ये था कि वो आदर्श सोसाइटी बेसिकली डिफेंस पर्सनल्स के लिए थी, चाहे वो रिटायर हुए हैं या फिर वो मार्टियर हुए हैं। ठीक है, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए थी वो आदर्श सोसाइटी जो मुंबई में थी। बट जब उसका स्कैम सामने आया तो लोगों को मालूम पड़ा कि यार इसमें से सिर्फ अगर फॉर एन एग्जांपल अगर 100 हाउसेस वहाँ पे बनाए गए थे, 100 फ्लैट्स बनाए गए थे, तो उसमें से सिर्फ 30%
ठीक है, ये मिलिट्री वालों को मिले थे, डिफेंस पर्सनल्स के को मिले थे। और जो 70% हाउसेस थे उसमें से कुछ एक लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल एमपीज और इवन की ये जो आईएएस आईपीएस थे हायर लेवल पे, उनके भी फ्लैट्स थे वहाँ पर, जबकि इनका तो कोई हक ही नहीं था वहाँ पर बैठने का। सो ये चीज़ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, और कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा और एक चीज़ और है फ्रेंड्स इसमें, एक मैं वर्ड और यूज़ करना चाहूँगा, सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है। यस, सेल्फ इंटरेस्ट फ्रेंड्स ये लगाइए, जैसे हो सकता है स्लम्स वाले खुद ही वहाँ पर, कुछ एक स्लम्स वाले वहाँ पर ना जाना चाहते हो, शिफ्ट ना होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नायक मूवी देखी होगी तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। अनिल कपूर की थी वो मूवी। वेस्टेड इंटरेस्ट, सॉरी, सेल्फ इंटरेस्ट में फ्रेंड्स ये था कि जो स्लम में अभी लोग रह रहे हैं, अगर वो कहीं हाउसिंग सोसाइटी में अगर वो शिफ्ट होते हैं तो उनको एक तो वहाँ पे बिजली का बिल देना पड़ेगा, वहाँ पे पानी का बिल देना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी का जो अलग से बिल होगा वो खर्चे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ एक का सेल्फ इंटरेस्ट हो कि वो वहाँ पर ना जाना चाहते हो, इसलिए वो बैड एलिमेंट्स का टैग लगा रहे हो, अपने ऊपर लगवा रहे हो, सॉरी। ठीक है जी। तो और कुछ एक ये भी हो सकता है कि जो स्लम्स वाले लोग हों वो वहाँ पे फ्लैट जो उनको मिल रहा है या हाउस उनको मिल रहा है, उसको रेंट पे देना चाहते हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है वो रेंट पे दे दें और उनको वहाँ से जो रेंट मिल रहा हो उसको अपने स्लम वाले हाउस में यूज़ करते रहें। तो ये चीज़ भी हो सकती है फ्रेंड्स। वेस्टेड इंटरेस्ट के अलावा आप ये सेल्फ इंटरेस्ट वाला वर्ड यूज़ ऐड प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे ये चीज़ है, अगर ये जो लास्ट पॉइंट है, मींस वेदर देयर क्रेडेंशियल्स वाला जो पॉइंट बोल रहा हूँ अभी मैं आपके आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें फ्रेंड्स ये होगा कि अगर आप एज एन ऑफिसर आप किसी भी तरह का कोई हेक्टिक या कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते कि आपके ऊपर आए किसी भी तरह की बात, तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये आपके लिए बेस्ट है। आपके ऊपर एक तरह का भी डाउट नहीं आएगा, या फिर आप ये लगा लो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी अगर आप ये फोर्थ पॉइंट को यूज करते हो। वो क्या है, वेदर देयर क्रेडेंशियल्स आर वेरीफाइड और नॉट, इफ यस देन सिंपली डिलीवर द हाउसेज। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ है कि अगर आप अपने ऊपर कोई बात या फिर अगर आप किसी भी टेंशन से बचना चाहते हो, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि यार भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इनके साथ जो होगा होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैंने तो सिर्फ हाउस एलोकेटिंग अथॉरिटी हूँ, मैं तो इनको एलोकेट कर देता हूँ, शिफ्ट हो ना हो, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, जो मर्जी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो, वेदर देयर क्रेडेंशियल्स मीन्स आप जस्ट जो स्लम से लोग आ रहे हैं उनके आप क्रेडेंशियल चेक करो कि ये इसका वैलिड रीज़न है इसको हाउस मिलने का या फिर नहीं है। मीन्स इसको अपॉइंट आप हाउस कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आप हाउस अपॉइंट कर सकते हो, उसके कागज़ सही हैं, तो यार सिंपली उसको अपॉइंट हाउस एलोकेट करो और अपना पिंड छुड़ाओ। मीन्स नॉट, मैं जस्ट अपने बारे में नहीं बोल रहा या किसी के बारे में नहीं, जस्ट मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी अथॉरिटी जस्ट ये पंगे से अगर बचना चाहता है तो वो सिंपली ये ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। इससे उसके ऊपर कोई फालतू टेंशन नहीं आएगी। अगर आपको कोई ऊपर अथॉरिटी पूछेगी कि भाई तूने ये अपॉइंट कर दिए, एलोकेट कर दिए और ये झगड़े हो गए, तूने तब नहीं देखा था, तो आप तो सिंपली बोलोगे कि मुझे एलोकेटिंग अथॉरिटी मैं अपॉइंट था, मैंने उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए और वो ठीक थे, मैंने उनको हाउस अलॉट कर दिया। अब इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एज एन एलोकेटिंग अथॉरिटी आप इस पॉइंट को यूज़ करोगे। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पावर में थी, आपने अथॉरिटी यूज़ की, और अगर उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपका नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। और उसमें आपको हाँ, अगर आप डीसी या डीएम हो तो ऑब्वियस है आपके बारे में आपको बाद में भी इसके बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है, बट वो बाद का केस है। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बोले, व्हाट यू एज़ एन ऑफिसर कैन डू। अगर कोई और पॉइंट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आफ्टर नोइंग ऑल सच रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेप कैन बी टेकन। बिल्कुल जी। आप नेक्स्ट स्टेप तभी उठाओगे
ये मीन्स ये जो 4 ऑप्शंस हैं आप इनको तभी यूज़ करोगे अगर आपको उस ये जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसका रीज़न आपको अगर मालूम पड़ेगा। अगर वो कन्विंसिंग है तो आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करोगे। अगर वो आपको लगे कि वो फालतू हाइपोथेटिकली है, रीज़न है जो भी है, ठीक है? तो आप जस्ट इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करो और अपना काम ख़त्म करो, ठीक है जी? ये क्यों है? बिकॉज़ फोर्सफुल सेटलमेंट ऑफ सच कम्युनिटी मे कॉज़ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल जी, ऑब्वियस है 2 कम्युनिटीज़ अगर ये जो क्लैश होंगी, अगर उनके इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट क्लैश होंगे, ठीक है? तो टेंशन क्रिएट होगी होगी और कन्फ्लिक्ट भी होगा ही होगा। सो इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट और टेंशन से बचने के लिए इन द नियर फ्यूचर आपको उस रीज़न के पीछे जाना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। ये जो टेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है? और उसके बाद आप ये 4 ऑप्शंस को यूज़ करो, ठीक है? फिर आपका केस सॉल्व होगा। और मीन्स व्हाट यू एज़ एन ऑफिसर आप क्या करोगे, ये आपके सामने चीज़ें रहेंगी। और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड चीज़। नाउ ये इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या था? जैसे कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, ठीक है जी? नाउ मैं आपके सामने नाउ पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल टू ऑफिसर क्या होंगी? ये 5 ऑप्शंस लगती हैं फ्रेंड्स मुझे। इनके अलावा अगर आपको कोई लगे तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल। तो देखते हैं हम ये जो 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑफिसर के पास। फर्स्ट है फ्रेंड्स अरेंजिंग अ मीटिंग बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स अगर कोई 2 लोगों के बीच कोई कहा-सुनी हो रही है, ठीक है? तो हम और वो दोनों आपके नोन में है, तो आप पहले तो इंडिविजुअली उन दोनों को मिलोगे, उनकी बात सुनोगे, फिर आप यही करोगे ना कि आप एक मीटिंग अरेंज कर रहे होगे कि यार हम तीनों टेबल पे बैठ जाते हैं, जो जो यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है? हम बात डिस्कस करते हैं और एमिकेबली हम इश्यू रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बेस्ट वे होता है कि सामने बैठ के बात हो रही है, ठीक है? इससे दोनों पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी मालूम पड़ जाता है और जो दिक्कत होती है वो हो सकता है वो पॉइंट वहीं पे बैठ के सॉल्व हो जाए, बेटर वे में, ठीक है ना? तो यही है अरेंजिंग अ मीटिंग बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। ये आपके पास एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ये है कि एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ एज़ वेल एज़ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एज़ एन ऑफिसर कि ये आपकी एक तरह की ड्यूटी भी बनती है फ्रेंड्स कि दोनों कम्युनिटीज़ की सेफ्टी फाइनेंशियल सेफ्टी भी और उसके बाद है जो फिजिकल सेफ्टी भी, वो आपकी ही ज़िम्मेवारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपने हाउस एलोकेट नहीं किए, तब तक उस चीज़ को सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेवारी है, ठीक है? तो इसीलिए उनकी सेफ्टी भी तब तक, जब तक पूरी की पूरी एलोकेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, उनकी सेफ्टी भी आपके ऊपर ही रहती है एक तरह की। और एज़ वेल एज़ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बिल्कुल फ्रेंड्स, इंडिविजुअल का राइट मीन्स राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू सेफ्टी। ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, आर्टिकल 20 के अंडर आते हैं, ठीक है जी? तो ये सारे के सारे वही चीज़ हैं कि आपको इंडिविजुअल्स के राइट्स का भी ध्यान रखना है और आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ये चीज़ है। उसके बाद है फ्रेंड्स ट्राई टू रिज़ॉल्व इश्यू एमिकेबली सो दैट देयर इज़ अ पीसफुल एटमॉस्फियर। बिल्कुल, अगर आप इश्यू को एमिकेबली रिज़ॉल्व कर पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या? कि यार दोनों स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, ठीक है? और बट अगर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का सेम नहीं बैठ रहा, मीन्स अगर दोनों में सहमति नहीं बैठ रही दोनों स्टेक होल्डर्स में, तो आप क्या करो, आप एक मिडल पाथ निकाल दो, जो दोनों स्टेक होल्डर्स को मंज़ूर हो, ठीक है जी? और अगर आप ऐसे करोगे तो आप उस इश्यू को एमिकेबली रिज़ॉल्व कर रहे हो, ठीक है? और उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, स्लम्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? और किसी भी तरह का नियर फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ रहेगी फ्रेंड्स अगर हम इश्यू को एमिकेबली रिज़ॉल्व करेंगे। और आइडेंटिफाइंग द मिसक्रिएंट्स हू आर ट्राइंग टू टेक माइलेज आउट ऑफ दिस। इसमें फ्रेंड्स मिसक्रिएंट्स वही आ जाते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले पर्सन्स होंगे, ठीक है? या फिर जो लोकल ऐसे लोग होंगे
जो अपना पॉलिटिकल माइलेज निकालना चाहते हैं, या फिर जो कुछ एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही अगेंस्ट रहता है जिनका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही है। तो ऐसे मिसक्रिएंट्स को आइडेंटिफाई करना आपकी जॉब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमने अभी इनको आइडेंटिफाई नहीं किया और ये इशू रिजॉल्व नहीं किया, तो नियर फ्यूचर फ्रेंड्स दंगे फसाद तक की नौबत आ सकती है। जैसा आप देखते हो किसी न किसी स्टेट में या किसी न किसी पार्ट में ऐसा मिल जाता है आपको देखने में। ठीक है, तो इसीलिए मिसक्रिएंट्स यार हर एक सोसाइटी में मिलेंगे, हर एक कम्युनिटी में मिलेंगे। तो इसीलिए आपको उनको आइडेंटिफाई करना एक बेटर वे में किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये रहता है फ्रेंड्स, मिसक्रिएंट्स को आइडेंटिफाई करने से क्या होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, सेंडिंग मैटर टू हायर अथॉरिटीज फॉर देयर ओपिनियंस और व्यूज। सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड्स, जैसे आप और मैं, ऑफिसर को भूल जाओ आप, जैसे आप हूँ या फिर मैं हूँ। ठीक है, अगर हमें कोई इशू दिक्कत कर रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम अपने बड़ों से मीन्स अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। ठीक है ना, वो हमारी हायर अथॉरिटीज़ होगी, हम उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके मुझे दिक्कत आ रही है, ये चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, तो आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही जो एलोकेटिंग अथॉरिटी हो आप, ठीक है, आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को मैसेज लगाओगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये रीज़न है इसके पीछे कि यहाँ पे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को शिफ्ट होने नहीं दे रही, उनको ये लग रहा है कि ये बैड एलिमेंट्स हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि उनको ये लगता है कि सर ये कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है, या फिर जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रही। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें आप अपनी हायर अथॉरिटी को बोलोगे कि सर इस वजह से मेरे से ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे डायरेक्शन दो। ठीक है, तो वो चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो या फिर जो भी यार आपकी हायर अथॉरिटी है, तो वो डिस्कस करेंगे चीज़ें बैठ के, और फिर जैसा वो आपको एक्शन बोलेंगे करने के लिए, आप वैसी ही चीज़ें करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन आप वो चीज़ फॉलो करोगे। इससे दो बेनिफिट्स रहेंगे फ्रेंड्स। एक तो आप टोटली नियर फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरे का पूरा प्रूफ होगा कि मैंने मेरे से चीज़ ये रिजॉल्व नहीं हुई, तो मैंने हायर अथॉरिटीज़ को बोला और उन्होंने मुझे ये चीज़ करने को बोली है। ठीक है, तो आप एक तरह के उनके डंडे से बच जाओगे। मीन्स यही होता है ना, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने लोअर वालों पर ही ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं। ठीक है ना, तो आप उस ब्लेम गेम से बच जाओगे अगर आप ये फिफ्थ पॉइंट यूज़ करते हो, ऑप्शन अवेलेबल यूज़ करते हो। ठीक है जी, तो यही है फ्रेंड्स जो ऑप्शंस मुझे लगी हैं, पॉसिबल ऑप्शंस एज एन ऑफिसर जो आपके पास अवेलेबल हैं, और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यही है मेरा। बट लास्टली एक चीज़ और थी, उसने कहा था कि इवेल्युएट, गिव द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये फ्रेंड्स जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लास्टली द बेस्ट कोर्स अवेलेबल विल बी टू टेक केयर ऑफ कंसर्न्स ऑफ पीपल सो दैट नो इशू अराइजेज इवन एट द स्लाइटेस्ट मिस इंटरप्रिटेशन। ये एक तरह का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बोला है फ्रेंड्स। इससे बेटर आप ज़रूर लिखोगे अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखोगे, तो मीन्स बेस्ट कोर्स आप मुझे ज़रूर बताइए जो आपको लगे। इसमें फ्रेंड्स ये जो लास्टली बोला था, द बेस्ट कोर्स अवेलेबल विल बी टू टेक केयर ऑफ कंसर्न्स, बिल्कुल जैसा हमने डिस्कस किया, सॉरी मैंने क्या, जो जैसा हमने डिस्कस किया है कि ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शंस हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे उनको एमिकेबली रिजॉल्व किए करते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे इशू को, या फिर जो हमारा जो प्रॉब्लम है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, वहाँ पे उनकी मीटिंग अरेंज करेंगे या हायर अथॉरिटीज़ के से कंसर्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप फ्रेंड्स यूज़ करो। ठीक है, और इसको हम अपने बेस्ट आंसर कोर्स ऑफ एक्शन में लिखेंगे फ्रेंड्स। बट अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही रहेगा
कि आप ट्राई करो इशू को एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए। इससे पीसफुल एटमॉस्फेयर अब रहेगा और आने वाले टाइम में भी रहेगा। आप तो बेस्ट यही होप कर सकते हो ना, ठीक है? क्योंकि अगर इशू अगर एमिकेबली रिजॉल्व होता है फ्रेंड्स, तो फिर मीन्स यही होता है ना कि सहमति सभी की है, सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति बन चुकी है। इसीलिए मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यही चीज़ है जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आपके पास रहेगी, वो यही है कि ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एमिकेबली, ताकि फर्दर किसी चीज़ में दिक्कत ना आए। मीन्स कोई दंगा फसाद मीन्स कुछ भी ऐसी करें का दिक्कत ना हो। और एमिकेबली इशू में फ्रेंड्स हम इनको रिजॉल्व करने का एक तरीका और भी था, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। वो ये है फ्रेंड्स, अगर उनको लगता है कि यानी कि अगर वहाँ पे जो पहले से कम्युनिटी रह रही है या फिर सोसाइटी रह रही है, अगर उनको लग रहा है कि ये बैड एलिमेंट्स हैं, तो आप उनको ये बोलो कि यार हम एक ऐसा आपके सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर देते हैं, जो आपकी सोसाइटी में एंट्री से आप जो भी एंटर कर रहा होगा उसका एक रजिस्टर बना के रखेगा, ठीक है? या फिर 8 बजे के बाद आपकी सोसाइटी में इस सोसाइटी से बंदे नहीं आएँगे, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ टाइम आप ये चीज़ फ़ॉलो करके देखो, अगर आपको लगे कि चीज़ ठीक है, तो आप उस चीज़ को यानी कि उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिएगा। ये भी चीज़ हो सकती है ना, ठीक है? तो यही है फ्रेंड्स जो मेरे पास बनता है कि हम ऐसे करके इश्यू एमिकेबली रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और प्लस सीसीटीवी कैमरा यूज़ कर लो यार, अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो, ठीक है जी? तो यही बचता है फ्रेंड्स मेरे पास, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम इशू को एमिकेबली रिजॉल्व करना एक तरह का बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास यही था आज का केस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए निधिश्री एकेडमी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।